नमस्कार, मैं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत। 23 जून को विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले चुनाव को लेकर के जो विपक्ष के तमाम दल हैं वो समीकरण तय करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में सीटों के बंटवारे से लेकर के और विपक्षी एकता में जब साझा विपक्ष जो चुनाव लड़ेगा उसमें रणनीतियां तय होंगी, किन रणनीतियों पर चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी समस्या है सीट बंटवारे को लेकर के क्षेत्रवार, उस पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जिन दलों को पटना की पार्टी में इनवाइट किया गया है वो दल, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो, वहाँ पर बाकायदा सीटों से लेकर के और चुनाव के में जब जाने की जो प्रक्रिया होगी, किस तरीके से उम्मीदवार तय किए जाएंगे, किस तरीके से सिंबल की बात होगी, ये एक पूरी पटकथा वहाँ पर लिखे जाने की जो खबरें आ रही हैं वो मिल रही हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस विपक्षी एकता का जिम्मा नीतीश कुमार ने उठाया है उसकी एक विस्तृत रूपरेखा 23 जून को तैयार होगी और साथ ही साथ 23 जून की ये जो बैठक है वो वर्तमान समय में सत्ता यानी भारतीय जनता पार्टी को संदेश देने के उद्देश्य से भी की जा रही है कि किस तरीके से विपक्ष साझे रूप में एक मंच पर आएगा और ये आगे किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें कई सारे पेच भी फंसे हुए हैं, कई सारे अलग अलग सिनेरियोज हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे किन किन राज्यों में समस्याएं होंगी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ उन सीटों की जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधे एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इसमें जहां पे कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर होगी और अगर इस टक्कर में किस तरीके से जो है वो सीटें पिछले चुनाव में थीं और वहां पे अगर चुनाव फेवर में आ जाता है विपक्षी गठबंधन के और कांग्रेस के, तो निश्चित तौर पर सत्ता के दरवाजे इन्हीं राज्यों की इन सीटों से खुलेंगे। बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कांग्रेस इन राज्यों में कैसे परफॉर्मेंस करती है, किस तरीके से चुनाव में जाती है और कितनी सीटें यहाँ से निकाल करके ला पाती है। अगर कांग्रेस यहाँ से अधिकाधिक सीटें लाती हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम जो है वो बदला हुआ दिखेगा, बदला हुआ मंजर 2024 के चुनाव का। हम आज जो सीटें हमने ली हैं उसमें 6 राज्यों की 123 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस और भाजपा सीधे आमने सामने होंगे। इसके अलावा 3 राज्य ऐसे हैं जिनके 52 सीटें ऐसी हैं जहां पर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके भाजपा और कांग्रेस की टक्कर वहां भी होगी और ये राज्य भी खासे महत्वपूर्ण होंगे। यानी जब हम बात करेंगे तो करीब ये 175 सीटें ऐसी हो जाती हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं और 175 सीटों का ये आंकड़ा आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा। 175 सीटों पर का ये जो परफॉर्मेंस है, अगर इस पर कांग्रेस ने परफॉर्मेंस को सही तरीके से कर लिया और सही परफॉर्मेंस रही, परिणाम कांग्रेस के फेवर में आते हैं, तो निश्चित तौर पर जो बदलाव की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ दिख जाएगा। दरअसल जो 23 जून की बैठक है, जो 23 जून के पटना की पार्टी होनी है, उसमें नीतीश कुमार की उस पार्टी में 3 राष्ट्रीय दलों के साथ साथ 12 क्षेत्रीय दल और उसके अलावा कुछ और छोटे दलों को निमंत्रण भेजा गया है। 3 राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीएम है। क्षेत्रीय दलों की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, पश्चिम बंगाल से टीएमसी, शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाला गुट है वो, एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआई, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग और एमडीएमके, साथ साथ बिहार के जो दल हैं जेडीयू और आरजेडी। ये 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल हो गए। इसके अलावा कुछ छोटे दलों को भी इनविटेशन भेजा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा है कि आरएलडी भी इस गठबंधन में शामिल रहेगी और सीटों के लिहाज से देखा जाए तो 3 से 4 सीटें मानी जा रही हैं कि उसको मिलने की संभावना है, जैसे पहले के चुनाव में देखा गया था। इसमें जो आधार है 2019 में जो परफॉर्मेंस रही थी, ये कहा जा रहा है कि जब 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होगी तो वहाँ पर इस पूरे के लिए संयोजन के लिए लोग तय होंगे। इसमें चेयरमैन तय होगा, संयोजक तय होगा, साथ ही साथ एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के पास वो सारे अधिकार होंगे कि किस तरह उसका काम जो होगा वो ये होगा
कि अगर कहीं सीटों पर पेंच फंसता है, कहीं सिंबल पर पेंच फंसता है, कहीं उम्मीदवार पर पेंच फंसता है, तो वो कमेटी ही उस पर फैसला लेगी, कमेटी उसको सुलझाने का काम करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल उस कमेटी का होने वाला है। साथ ही साथ जब 2019 के परफॉर्मेंस के साथ साथ कुछ परफॉर्मेंस ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2014 का भी देखा जाएगा कि किस तरीके से 14 और 19 में परफॉर्मेंस किया था इन पार्टियों ने। आज हम आपके पास जो डेटा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो 2019 के आंकड़ों से दिए गए हैं। इनमें जिन 6 राज्यों की हम बात कर रहे थे उसमें मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है। ये जो 6 प्रदेश हैं, इन 6 प्रदेशों में 123 लोकसभा की सीटें आती हैं। इसमें मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, छत्तीसगढ़ में 11, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन सीटों के आंकड़ों पर जब हम देखेंगे, लोकसभा चुनाव 2019 के परफॉर्मेंस को देखेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी ने जहां बड़ी जीत दर्ज की थी, मध्य प्रदेश में 28 सीटें उसके खाते में गई थी, कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई थी। गुजरात में 26 में से 26 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। राजस्थान में 25 में से 24 सीटें गई थी, कांग्रेस को यहाँ कोई सीट हासिल नहीं हो पाई थी। छत्तीसगढ़ में भाजपा को 9 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 4 की 4 सीटें गई थी। वहीं कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। यानी 123 में से 116 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। 4 सीटें यहाँ पर जो है वो कांग्रेस के खाते में गई थी, बाकी जो क्षेत्रीय जो वहाँ पर लोकल दल थे उनके, राज्य के जो दल हैं उनके पास थी। ये जो आंकड़ा है 116 और 4, 112 सीटों का गैप यहाँ पर है। ये 112 सीटों का नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ अब हम 2-3 राज्य जो हमने आपको गिनाए थे, तेलंगाना 17 सीटें यहाँ पर लोकसभा की हैं, जिसमें जो बीआरएस है, बीआरएस के जो पहले टीआरएस थी अब बीआरएस हो गई है, उसके पास 9 सीटें थी, भाजपा के पास 4, कांग्रेस के पास 3 सीटें थी। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, बीजेडी के खाते में 12 सीटें गई थी, बीजेपी के खाते में 8 और कांग्रेस के पास 1 आई थी। असम में थोड़ा सा अभी असम को लेकर के चर्चा जो है वो अलग है। असम के लिए माना जा रहा है कि वहाँ पर कांग्रेस के पास रहेगी वो प्रदेश जो है, वहाँ का निर्णय कांग्रेस लेगी कि वहाँ कैसे गठबंधन होना है, कैसे नहीं होना है, क्या करना है, ये खबर आ रही है। राज्य में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 9 और कांग्रेस के पास 3 सीटें थीं। ये जो टोटल 52 सीटें हैं, इसमें 21 बीजेपी के पास थी और 7 कांग्रेस के पास। यानी यहाँ भी एक बड़ा गैप जो है वो देखने को मिला। 14 सीटों का जो गैप है वो एक बड़ा मौका है। तो इस तरीके से एक बड़ा अवसर है कांग्रेस के पास। अब इसमें होना क्या है? दरअसल मध्य प्रदेश में अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में यह माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो जबरदस्त रूप से है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट जाने की ज़्यादा संभावना है और माना जा रहा है कि कांग्रेस वहाँ पर सत्ता में लौट रही है। कांग्रेस वहाँ पर सत्ता में लौटने की वजहें और भी हैं। जो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से जीत दर्ज की, उसी तरीके से कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत दर्ज की और उसी तर्ज पर अब वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में आगे बढ़ रहे हैं। अब वो गारंटी लेकर के आ रहे हैं, उन गारंटियों को पूरा करने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक में करके दिखाया। कर्नाटक में पहले कैबिनेट में उन्होंने जो काम करने की घोषणा की थी, वो पहली कैबिनेट में ही उन्होंने वो गारंटियां लागू कर दिया। तो ये जो परफॉर्मेंस है उसको वो लेकर के चुनाव के मैदान में जाएंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। तो मध्य प्रदेश में एक एंटी इनकम्बेंसी मानी जा रही है। ये माना जा रहा है कि वहाँ पर सत्ता में कांग्रेस की वापसी तय है। राजस्थान में अशोक गहलोत की मजबूती को बार बार कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत काफ़ी मजबूत स्थिति में है और वहाँ भी कांग्रेस के सत्ता में बने रहने की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल, फिलहाल अभी तक की स्थिति यही कह रही है। छत्तीसगढ़ में भी मुकाबला भले ही एक तरफा ना हो, पर भूपेश बघेल की वापसी को लगभग तय माना जा रहा है। इस तरीके से कर्नाटक में जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराया, वहाँ पर भाजपा को हरा करके और कांग्रेस सत्ता में आई, तो वहाँ जो 25 सीटें
जीती थी भारतीय जनता पार्टी, अब वो उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि पूरे दक्षिण की जब बात हो रही है तो दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब मानी जा रही है। और इस खराब स्थिति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तमिलनाडु जैसे महत्वपूर्ण राज्य में जा करके और अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के, उनको ये कहना पड़ रहा है कि 2024 में कोई गरीब तमिलियन को प्रधानमंत्री होना चाहिए। यानी जिस चेहरे को लेकर के अब तक वो चुनाव मैदान में जाने की बात कर रहे थे, उस चेहरे पर ही अब उनको भरोसा नहीं रह गया है। उस चेहरे पर अब पार्टी के अंदर से सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले ही उनके ऊपर सवाल उठा चुका है, उनके मुद्दे पर सवाल उठा चुका है। यानी आपके चेहरे पर भी सवाल उठ रहे हैं, आपके मुद्दों पर भी सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों पर आप बात कर नहीं रहे हैं तो फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है। ना आपके पास चेहरा बचता है, ना आपके पास मुद्दे बचते हैं, और इन दोनों के बिना आप क्या लेकर के चुनाव में जाएंगे, ये तो फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अब कमोबेश ये स्थिति इसमें हो गया। तेलंगाना में जो स्थिति है भाई, वहाँ पर बीआरएस हावी है, बीआरएस के सामने वहाँ पर सीधी लड़ाई इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ पे सीटें हैं, पर कांग्रेस और बीआरएस की स्थिति कैसी रहने वाली है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, वो बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्षी एकता में केसीआर के शामिल होने की बात कही जा रही है। सीटों का बंटवारा कैसे निकल करके आता है, विपक्षी एकता में पार्टियां कितना, ये केसीआर कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसके चलते इसको फिलहाल सीधी लड़ाई से हमने अलग रखा है। वही स्थिति उड़ीसा में है, चूँकि बीजेडी वहाँ पर मजबूत है और बीजेडी की ज़्यादा संभावना बीजेपी के साथ जाने की मानी जा रही है। नवीन पटनायक वहाँ पर पहले ही ये कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में वापस आ रहे हैं सत्ता में, तो इसलिए वहाँ पर भाजपा अब बीजेडी एक साथ मिल के लड़ते हैं या अलग अलग लड़ते हैं, इसलिए हमने इसको भी कांग्रेस और बीजेपी के सीधे लड़ाई में नहीं रखा है। असम में स्थिति मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्थिति में कांग्रेस पर छोड़ा जा चुका है कि किस तरीके से वहाँ पर गठबंधन होने हैं, तो इसलिए इस सीट को हमने यहाँ पे अलग रखा हुआ है। इन 175 सीटों का जो आंकड़ा है वो हमने आपको बताया, किस तरीके से वहाँ पर परिस्थितियाँ बन रही हैं, किस तरीके से वहाँ पर उसका कैसे सीधी लड़ाई, वहाँ पर सीधी लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी आम आदमी के मुद्दों को हर प्लेटफॉर्म से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो हर प्लेटफॉर्म से आम जनता की बात कर रहे हैं, लगातार वो चाहे अडानी के सवाल को लेकर के हो या जो दूसरे तमाम भ्रष्टाचार हैं जिनके आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार पर, उन मुद्दों को उठाते हों। जिस तरीके से कांग्रेस के बाकी नेता अभी तक सधे हुए बयान दे रहे हैं, यानी लिमिटेड बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें कांग्रेस के फेवर में जाती हुई दिख रही हैं और निश्चित तौर पर ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। अब तक के चुनाव में देखा जाता था, एक ट्रेंड होता था कि कोई ना कोई कांग्रेस का बड़ा चेहरा निकल करके सामने आता था जो ऐसे बयान देता था जिससे भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे मिल जाते थे, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता था और भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा लाव लश्कर लेकर के उसी मुद्दे को पकड़ करके कांग्रेस पार्टी को चारों ओर से घेर लेती थी और उस चारों ओर से घेरने के बाद कांग्रेस पार्टी कुछ चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु की तरह हो जाती थी, जहां वो घुस तो गई थी पर निकल नहीं पाती थी। उसके ही नेता अपने बयान से उनको चक्रव्यूह में डालने का काम करते थे और फिर वो जो परिणाम होता था वो होता था कांग्रेस की हार। फिलहाल अभी तक कांग्रेस इससे दूर है, कांग्रेस का कोई नेता इस तरीके की बात नहीं कर रहा जो भाजपा को सूट करे, भाजपा की टीम को सूट करे, भाजपा की आईटी सेल को सूट करे। अभी तक कांग्रेस के जिन नेताओं का बयान देखा जाए वो सब ऐसे आ रहे हैं जिसने भाजपा की स्थिति को असहज कर दिया हो। सारे नेता, सारे के सारे नेता, उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो इस समय अभियान है, उस अभियान ने भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रखा है। तो इस तरीके से अब 2024 के लोकसभा चुनाव का एक खाका कांग्रेस और बाकी दल जो है वो करने में लगे हुए हैं और इसकी एक प्रॉपर रूपरेखा जो है वो माना जा रहा है 23 जून को नीतीश कुमार के पटना की पार्टी में तय होगा, बनेगा, लिखा जाएगा। अब देखना ये होगा कि इसका प्रभाव कैसा होता है। अगर प्रभाव ऐसा हुआ जैसा ये दल जो है वो बता रहे हैं, कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 2024 में सत्ता में परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां फिर आसान नहीं होंगी, चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, मुद्दे बनाना आसान नहीं होगा। बहरहाल अब ये वो आंकड़ा था जिनके सहारे माना जा सकता है कि अगर इन सीटों पर कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, कांग्रेस के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर कांग्रेस ने इन सीटों पर जीत हासिल की
तो फिर विपक्षी एकता के सहारे जिस सपने को तमाम दल देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर पूरा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें निर्भर करेगी कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि एक सीट पर एक उम्मीदवार का जो फॉर्मूला था वो लगभग तय माना जा रहा है, और तय फार्मूले के सहारे कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव 2024 में जाने की तैयारी में है और बाकी विपक्ष उसका समर्थन कर रहे हैं। इंतजार रहेगा अब इसके परिणामों का, देखना होगा किस तरीके से 24 के परिणाम आते हैं। धन्यवाद।